बचपन में हम में से कोई बेरोजगार नहीं था सिवा मजूरी करने वाले मिसिर महाराज के बेटे के और सिवा सल्लू कबड़िया के, जो अपने घर का खर्च चलाने और कई बार तो चूल्हा तक जलाने के लिए पंचर बनाने या लोहा बीनने का कोई भी काम कर लिया करते थे। जब बंद थे दरवाजे चारों तरफ सील कर दी जाती थीं कुछ अधखुली खिड़कियां मुझे देखकर, भीतरी स्नेह रखने वाले तमाम लोगों के लिए मेरा सामने आना कम नहीं होता था उनकी किसी अग्नि परीक्षा से। बहुत चाव से पढ़े जाते थे रोजगार समाचार, बाँच बाँच कर जोर जोर से। हम सभी हॉस्टल वाले दोस्तों के बीच रेलवे और सब इंस्पेक्टर के आवेदन पत्रों का झमाझम होता था फोटोस्टेट, कि जब कई लड़कियों से अपने प्रेम का इजहार महज इसीलिए नहीं किया गया कि जवाब क्या होगा इस सवाल का कि तुम करते क्या हो। कोई माकूल जवाब नहीं था हम में से किसी के पास, जो बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब दिया करते थे पलक झपकते ही। अपना समूह लेकर बैठ जाना तो हमें स्वीकार न था और बगलें झांकना तो बिल्कुल भी नहीं। बेरोजगारी के उन दिनों में भी चौड़े और चौकस होकर बैठा करते थे गांव देहात से इलाहाबाद आए हम सारे दोस्त, कि हमारे हृदय का आयतन बहुत ज्यादा हुआ करता था भाई। किसी रिश्तेदार के घर जाने से पहले हम 1000 बार सोचते थे और नहीं ही जाते थे अंततः। हमारे सिर पर एक बहुत ऊंची पुरानी छत हुआ करती थी दोस्तों के अपनापे की, टपकते जिससे सीनियर बेरोजगारों के आशीष। याद है आज भी जब इसरत गांव गया था अपनी बहन की शादी में, तो हम सबने चंदा लगाकर एक उपहार खरीदा था अपनी सामूहिक बहन के लिए, कि दुकान पर चाय का पैसा आज कौन देगा, इस पर कोई जनसभा नहीं हुई हम दोस्तों में। और ऐसा होने वाला जानकर चाय वाले चाचा खुद ही कह देते, जाओ भैया काल दे दे हो का हम कहूं भागा जाई थे। ये सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पनपी गैर सरकारी दोस्तियों का दौर था, जिसका बाल बांका न कर सकी कोई बेरोजगारी। अतड़ियों का बहुत वाजिब स्यापा भी इसी बेरोजगारी के पक्ष में लड़ रहा था, हम दोस्तों के खिलाफ लामबंद होकर। और परीक्षाओं के लिए बगैर टिकट रेल सफर कर ही लिया करते थे हम, निश्चिंत होकर पूरे सिस्टम को ताक पर रखकर। हम में से कुछ लोग पा गए नौकरी, धान गेहूं बेच कर पढ़ाया गया था जिन्हें, कईयों की तो खेत बाड़ी भी रेहन पर थी। कुछ को तो बना दिया धनपशु नौकरियों ने, अपनी हर योग्यता हर चीज को पैसे में बदल डालना चाहते हैं कुछ तो। फिर भी इनमें से कोई नहीं शामिल देश दुनिया के अमीरों की सूची में। अफसोस के साथ जान गए हम सभी कि नौकरी जैसा निकम्मा काम कुछ होता भी नहीं। अफसोस के साथ जान गए हम सभी कि नौकरी जैसा निकम्मा काम कुछ होता भी नहीं, और मान गए कि बड़ी नौकरियां तो बड़े ही निकम्मे इंसानों को पैदा करती हैं। नौकरी पेशा लोग जाने क्यों सिकुड़ कर रहते हैं केंचुए की तरह। यकीन नहीं होता कि कैसे चौड़े और चौकस होकर बैठते थे हम बेरोजगारी के दिनों में। प्यार और इंक रिमूवर। प्रेम पाती में उमड़ रहे शब्दों से झांकता है इंक रिमूवर आजकल। जब प्रेम एक योजना हो तो एक बार लिखने से पहले 100 बार सोचना भी बहुत कम पड़ जाता है। पाती में लिखा शब्द योजना की परतों में बुरी तरह गड़ जाता है, और योजना को अंजाम तक पहुंचाने की गाढ़ी लालसा में हर बार शब्दों पर इंक रिमूवर चढ़ जाता है। फिर लिखे जाते नए शब्द, उन पर फिर चढ़ता इंक रिमूवर। फिर लिखा जाता कोई लफ्ज, लेकिन फिर इंक रिमूवर। प्यार और इंक रिमूवर पर्यायवाची हैं क्या, या दोनों साथ साथ मिले थे हड़प्पा की खुदाई में। एक कविता सुनाता हूं, उसका शीर्षक है अनारकली का लिप्यंतरण। हवाओं ने सुनाया एक दिन वो किस्सा जो रोती अनारकली ने सुनाया था उन्हें। नहीं समझ सकी थी सत्ता की पत्थर दिल ताकत, और न ही महसूस कर पाया खुदा जिसे किस्से के तंतुओं में छितराई अनारकली मन के हर मोर्चे पर छोटे मोटे विश्व युद्ध लड़ती रही, चुकती रही क्रमशः। उसकी कई आदतों, चाल ढाल, बात व्यवहार
और कई निजी चीज़ों के बारे में बताते बताते रुंध गया गला किस्सा कहती हवा का। फिर उर्मिला, यशोधरा, तारा, अनेक औरतों के नाम ले डाले उसने एक ही सिसकी में। कुछ दब भी गए उसकी लंबी हिचकी में। इसमें एक नाम शायद क्लियोपेट्रा का भी था। कहने लगी, इजरायली हमले में मारे गए अपने निर्दोष प्रेमी की लाश लिए शिनाख्त को भटकती प्रेमिका गजा पट्टी के ध्वस्त शवगृह तक ही जा सकी किसी तरह। शीतल चेहरा खून के छींटों से त्रस्त सा, आंख, दिमाग और कदमों में बदहवासी, मन में निराशा, तन में उदासी। यह स्त्री अनारकली का आधुनिक लिप्यंतरण है। इससे ज्यादा कैसे बदल सकती है कोई लिपि सिर्फ 4-5 सदियों में। दरअसल यही कविता मेरे पास उपलब्ध है, वही मैं पढ़ता हूँ। पावर गली गली थी, छज्जे पे भी खड़ी थी, छत पे लगा के आला घर घर में झांकती थी। पावर का था विद्यालय, पावर की थी पढ़ाई, टीचर भी किया करता पावर की ही बड़ाई। पावर के ही सबक फिर माँ बाप ने रटाए, पावर का पेन लाए, पावर की रोशनाई। पावर के 4 पहिए, पावर के 8 बाजू, पावर के हाथ में था इंसाफ का तराजू। पावर ने जिसे चाहा आकाश में उछाला, पावर ने जिसे चाहा मारा पटक के ताजू। पावर ने गले जिसके जयमाल डाल दी हो, दुनिया में घूमता है दामाद की तरह वो। ससुराल हर शहर में, दुल्हन हर एक घर में, हर द्वार पर ठहर कर कहता है जी उठो तो। पावर के सर पे पावर, पावर के तले पावर है, और क्या जमाना है रैर की ये पावर। पावर की सीढ़ियों से कुछ हाँपते गए थे, आए हैं जब से वापस फिरते हैं लिए पावर। पावर ने सबको बोला जाओ दिखा के पावर, सब दौड़ पड़े घर से लाए उठा के पावर। थी जिसके पास जैसी नुक्कड़ पे ला के रख दी, फिर शहर भर ने देखी मोटर में जाके पावर। पावर जिसे न भाए फिरता वो सर झुकाए, पूछो पता ठिकाना वो जाने क्या बताए। जी मैं जी हाँ जी ना जी, ऐसे जी क्या पता जी, ऐसे डफर को पावर खुद ही न मुंह लगाए। पावर में एक कमी थी, तन्हाई से डरती थी, चलती थी झुंड लेकर जब घर से निकलती थी। फिर बोलती थी ऊंचा जो सामने बहरे हों, और साथ में छिपाकर हथियार भी रखती थी। पावर को चाहिए थी थोड़ी सी और पावर, रहती है अधूरी ही पावर बतौर पावर। हमको तो कनखियों से खामोश कर देती है, पावर के लिए नचती पर ठोर ठोर पावर। रंगों पर एक कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है रंगों की बदकही में। रंगों की कहा सुनी में, बाता बाती में, हाथा पाई में, लाग लपेट में, छीन झपट में, हर किसी के अपने दावे थे। रंगों पर अधिकार के, उनके साथ सदाचार के, और भी कई बहसें थीं, कुछ के बहकावे थे, ढेरों रंगीन प्रस्ताव। रंगीन हिरासत थी, रंगीन हिदायतें, रंगीन थी हिमाकत उसकी, रंगीन थी वादा खिलाफी। रंगीन थे वादे कभी आग की लपट लिए, उसकी कब्र सफेद थी। रंगीन थे वादे कभी आग की लपट लिए, उसकी कब्र सफेद थी। सफेद थी मस्जिद की मीनार, सफेद थी रास्ते रोकती हर दीवार, सफेद था शांति का रंग, सफेद एक क्रांति का रंग। सफेद उसकी नींद का रंग था, सपना फिलहाल सब बदरंग था। रंग हाथ मरोड़ते थे, रंग जाल बुनते थे, रंग कहते थे किस्से। रंगों पर था अनकहा पहरा, पर उनका खेल था कोई बहुत गहरा। गहरे की साजिश थी ताकत की नुमाइश, गहरे की साजिश थी ताकत की नुमाइश। उलीचते उछालते में रंग, कविता हो सकती थी रुमानी भी, कुछ बेमानी भी, बहुत कुछ हो सकती थी कविता।
बहुत कुछ हो सकती थी कविता, लेकिन संकट का दौर था, सरकार का जोर था। सरकारी जो नहीं थी इमारतें, वहां रंग का मतलब केवल नस्ल था। मुमकिन है यह केवल दृष्टि दोष हो, मुमकिन है यह केवल दृष्टि दोष हो, लेकिन नस्लवाद का कोई रंग नहीं होता। जैसे अपनापे का कोई रंग नहीं होता। लड़ाई के दिन थे और जगह जगह रंगों से दी जाती थी खतरे की सूचना। रचने वाले जाने किस रंग की दुनिया रचते थे। अनदेखा सूर्योदय। देर से हुई आज सुबह मेरी, देर से पहुंची मैं अपने पेड़ों के पास। मेरे पेड़ वैसे ही शांत खड़े थे कि जैसे मेरे आने के लिए ही खड़े हों, या कि मैं न भी आऊं तो कोई बात नहीं, या कि मैं न भी आऊं तो कोई बात नहीं। वो फूलेंगे गुच्छों में। पेड़ नहीं होते कभी भी अकेले, पेड़ नहीं होते कभी भी अकेले। वो सुनते भी नहीं जो कुछ मैं कहती हूँ उनसे। और मेरे बाद अगर कोई फनकार या राजा भी काट या कटवा कर उन्हें बनवाए सारंगी, तो उसकी धुनों में नहीं होगा मेरी कही हुई किसी भी बात का कोई राग। उसकी धुनों में नहीं होगा मेरी कही हुई किसी भी बात का कोई राग। पेड़ न चीनता है मुझे, न याद रखेगा। पेड़ों की बातों में होती है कोटरों और काठ की गुफाओं की बात, जड़ों और आदिम जलाशयों की भी बात। ऐसी ही बातें करते हैं पेड़। वो लोगों की बातें नहीं करते, वो उन्हें याद भी नहीं रखते। भुलक्कड़ होते हैं पेड़। भुलक्कड़ होते हैं पेड़। वो फर्क भी नहीं करते बस छांव में बैठने वालों और धूप में भी खड़े होकर बातें करने वालों का। भुलक्कड़ होते हैं पेड़। वो उन्हें भी छांव देते हैं जो उनके पत्ते, फूल, फुनगी, टहनी काट ले जाते हैं। भुलक्कड़ होते हैं पेड़। आखिर उम्र तो होती ही होगी पेड़ों की, आखिर उम्र तो होती ही होगी पेड़ों की, और उसे अपनी प्राकृतिक मौत मरने के लिए छोड़ने से बेहतर, या संभवतः बाद उसके उसकी सारंगी बनवा कर सुनना कि क्या सुनी उसने किसी की कही कोई बात नहीं।